नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अगले डेमो क्लास में हम चलते हैं शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बाल विकास में, और अभी भी हम विकास की अवधारणा और उसके सीखने के संबंध के विषय में ही बातचीत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के अंतर्गत दो चरण जो बताए थे, उसमें से एक चरण प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा चरण जो है उत्तर या मध्य बाल्यावस्था, उसमें से प्रारंभिक बाल्यावस्था को देख लिया था कि इस समय में बच्चे के अंदर किस किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं या कौन कौन सी चीजों का विकास उसके अंदर होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य अवस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था में, जब बच्चे की उम्र लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच होती है, उस बीच में बच्चा क्या सीखता है, कौन कौन सी चीजों का विकास होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो हमारा ये वाला चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा, यानी पहला वाला टॉपिक। ध्यान रखेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल में जाने पर आपको यह लगता है, कुछ चीजें, कुछ प्रश्न आप देखते हैं तो दो विचार आपके मन में आता है। जो प्रश्न आपसे नहीं बन जाते हैं वो प्रश्न आपके लिए अच्छे होते हैं, और जो प्रश्न आपसे नहीं बनते वो प्रश्न के विषय में आप अपने मन को शांत करने के लिए दो तर्क रखते हैं। पहला तर्क आप ये रखते हैं कि प्रश्न बहुत कठिन था, इतना कठिन प्रश्न कोई लेता है क्या, वैज्ञानिक का पेपर थोड़ी हो रहा है कि इतना कठिन प्रश्न पूछा जाए। दूसरा विचार आपके मन में आता है जो है कि ये जो प्रश्न है वो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये होता है, जब आप सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते या सिलेबस में बताए गए जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को ठीक ठाक तरीके से नहीं पढ़ते, तो अब आपके साथ ऐसी स्थिति बनती है। नहीं तो फिर आप इस स्थिति में रहते हैं कि सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं लगभग या पढ़े हुए में से आए हैं। ये सांत्वना या ये संतुष्टि आपके अंदर रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि कभी भी कोई प्रश्न कठिन या आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। कभी कभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कोई पर्यावरण का प्रश्न था जिसको आपको पेडागोजी में पूछ दिया, बाल विकास में। हो सकता है कोई साइंस का प्रश्न था जिसको बाल विकास में, या बाल विकास वाले प्रश्न को साइंस में पूछ दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन संभवतः अभी तक जो ट्रैक रहा है या चीजों मैंने देखी है उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। हाँ, एक मुद्दा जरूर हो सकता है कि प्रश्न कठिन हो सकते हैं। अगर आप डीप में जाकर के नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न आपको कठिन लग सकते हैं। मुख्य दूसरा बात है आउट ऑफ सिलेबस वाला। तो आउट ऑफ सिलेबस वाला इसलिए आपको लगता है, जब आप सिलेबस के हर एक बिंदु को गहराई से नहीं पढ़ते तो आपके मन में ये विचार आता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। अगर फर्ज करिए कोई एग्जामिनर एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसके सामने सिलेबस है, तो जो भाग आपको कठिन लगते हैं सिलेबस में, जिसको आप छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यहां से प्रश्न नहीं आएगा या वो भाग छुआ ही नहीं, एग्जामिनर को भी तो वो भाग कठिन लगते होंगे। और आप अगर एग्जामिनर हैं, आप क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो आप कोई ऐसा प्रश्न बनाएंगे क्या जिससे कि सामने वाला जिसको बहुत आसानी से सॉल्व कर ले। एक ईगो भी होता है बनाने वाले का, प्रश्न बनाने वाले का एक ईगो होता है कि मैं जो प्रश्न बनाऊं जिसको सामने वाला सॉल्व ना कर पाए। आपके अंदर भी वो ईगो है। जब आप एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके अंदर भी ये विचार पनपेगा कि मैं ऐसा प्रश्न बनाऊं कि सामने वाला थोड़ा भौचक्का रह जाए। ये ईगो का मामला है। आपको भी जब एग्जाम के लिए प्रश्न बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप भी सिलेबस देखेंगे, एग्जामिनर भी सिलेबस ही देखता है। दोनों ही सिलेबस देख के बनाएंगे और दोनों ही कठिन भाग से बनाएंगे। फर्क यह है कि आप इस पार हैं, एग्जामिनर अभी उस पार है। जब आप एग्जामिनर के मोड में आएंगे तो आप प्रश्न कठिन बनाने लगे। मेरा कहने का मतलब यह है पूरी कहानी से कि आप हर एक सिलेबस के हर एक बिंदु को जरूर पढ़ा करिए। इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि सिलेबस का हर एक बिंदु पढ़ाऊं, कोई बिंदु अछूता न रहे। तो उसी प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, अन्यथा आप सिलेक्शन के लिए भूल जाइए कि सिलेक्शन हो भी पाएगा। क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं। बाल्यावस्था के विभाजन में हमने दो विभाजन देखे थे। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष के बीच होता है, और मध्य या उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच होता है। पिछले क्लास में हमने 2 से 6 वर्ष वाला देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच होता है। 6 से 12 वर्ष के बीच के बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन पर बात करते हैं।
तो 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे अधिक परिपक्व हो जाते हैं। किसकी अपेक्षा अधिक परिपक्व हो जाते हैं? जो पूर्व बाल्यावस्था यानी जब उनकी आयु 2 से 6 वर्ष थी उसके अपेक्षा अधिक परिपक्व हो जाते हैं। और शाला पूर्व बच्चों की अपेक्षा उनमें अधिक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की आशा की जाती है या फिर वो अधिक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार भी करते हैं। जैसे 2 से 6 वर्ष का कोई बालक है या बालिका है, बच्चा है, उससे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो घर के अंदर आए तो बाहर वाला गेट बंद कर दे। लेकिन 6 से 12 वाला उम्र के बच्चे की से यही अपेक्षा कर सकते हैं कि वो बाहर से अंदर आए तो गेट को बंद कर दे, कोई जानवर घुस जाए, ऐसा करे। क्लियर है? बच्चों के प्रति माता पिता की आशाएं भी बढ़ती है। लोगों को लगता है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, 6 साल 7 साल 8 साल, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, या फिर अन्य आशाएं कि ये काम वो कर देगा, बर्तन वो धो देगा, या फिर चाय कम से कम बाहर ले जाकर के सर्व कर देगा। इस प्रकार की आशाएं भी बढ़ने लगती। संभव है कि कुछ कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने लगे और स्वयं पाठशाला भी जाने लगे। शुरुआत में बच्चों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी जाने लगता है कुछ काम के लिए। जैसे मैगी लाना है तो दुकान से जाकर के ला देगा। इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष वाले। मध्य बाल अवस्था वह समय है, मध्य बाल अवस्था कहे या उत्तर बाल अवस्था कहे, बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेम बात है। मध्य बाल अवस्था वह समय है जब बच्चे उन कौशलों को सीखने में संलग्न हो जाते हैं जो भविष्य में व्यवसाय चुनने में उनकी मदद करती है। क्लियर है? बच्चों की जानकारी का क्षेत्र तेजी से बढ़ता है, उनकी विचार शक्ति का विकास होता है और बाहर की दुनिया में भी तीव्रता से वो रुचि लेने लगते हैं। जैसे कि जैसे बाहर की दुनिया में तीव्रता से रुचि लेने का मतलब मैगी कैसे बनता होगा, या फिर साबुन कैसे बनता होगा, किस प्रकार की फैक्ट्री होती होगी, तो उनको जाने में मजा आता है, देखने में मजा आता है। इस अवस्था में हम उम्र बच्चों के साथ वो अधिक सक्रिय होते हैं, मित्रता बढ़ती है। जो उनकी उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ उनकी मित्रता बढ़ने लगती है। और यही मित्रता होती है जो स्कूल की मित्रता जहां से शुरू होती है। आपके भी कई मित्र होंगे जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक आपके साथ पढ़े होंगे, 6वीं तक पढ़े होंगे और आपको याद होंगे। खेलों में उनका आपसी सहयोग बढ़ता है, इस कारण खेल के नियमों का पालन भी कर पाते हैं। सामूहिक खेल इस समय शुरू हो जाता है और इससे पहले वाले बाल्यावस्था में यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो सामूहिक खेल नहीं करते। अगर सामूहिक खेल खेलते भी हैं तो थोड़ा देर के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में आते आते उनका सामूहिक खेल का जो व्यवस्था रहता है वो बनने लगता है, वो लोग सामूहिक खेल खेलने लगते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बाल्यावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था के बीच अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला अंतर तो उम्र को लेकर के है कि 2 से 6 वर्ष की उम्र सामान्य तौर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की मानी जाती है और 6 से 12 वर्ष की उम्र जो होती है वो मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था की मानी जाती है। एक एक पॉइंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और यही फैक्ट और यही पॉइंट, यही कंटेंट पढ़ा करके, अगर अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, यही कंटेंट लगभग पढ़ाया मैं जो सीजी टेट के लिए। और सीजी टेट में आपको मालूम होगा कि जो पेपर 1 हुआ उसमें 29 प्रश्न, 30 में से 29 प्रश्न पूछा गया। पेपर 2 जो हुआ सीडीपी में 30 में से 28 प्रश्न पूछा गया। तो ये आसान नहीं होता कि 30 प्रश्न पूछ दे पढ़ाए हुए में से, 28 प्रश्न पूछ दे पढ़ाए हुए में से, बिल्कुल आसान नहीं होता। कंटेंट दमदार होना चाहिए, पढ़ाई दमदार होना चाहिए, तब आसान होता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। लोग जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो 15 प्रश्न 16 प्रश्न के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में डरते, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं। और नहीं पढ़ने का एक ही कारण है कि कंटेंट अच्छा नहीं मिला, या तो मिला तो पॉइंट वाइज पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा पूरा पॉइंट वाइज। ठीक। प्रारंभिक बाल अवस्था जो होता है शाला पूर्व का समय होता है, इसी समय बच्चे शाला नहीं जाते। और उत्तर बाल अवस्था जो होता है विचार शक्ति का इस बीच में विकास होता है, तीव्र भाषाई विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है पूर्व बाल अवस्था में। जबकि उत्तर बाल अवस्था में वो जिम्मेदारी उठाने में तत्परता रखते हैं और इस अवस्था में बच्चे बदमाश भी होते हैं, शरारती भी होते हैं। जैसे मिठाइयां चुरा के खा लेना या फिर जिस भी प्रकार से शरारत करें, तो उनको कुछ कुछ रहते हैं ना, जिम्मेदारी दे देते हैं, बेटा तुम मिठाई का पहरा करना। और किसको जिम्मेदारी देते हैं? उसी बच्चे को जिम्मेदारी देते हैं जो सबसे बदमाश रहता है और खड़ा रहता है ऐसे गेट पे, कोई चुरा तो नहीं रहा है, बस। ठीक, चलिए
जिम्मेदारी उठाने में मजा आता है उनको। फिर खेल अकेले में खेलना पसंद करते हैं, जबकि इसमें उत्तर बाल्यावस्था में आते आते ये समूह में खेलना पसंद करने लगते हैं। प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था होती है कब से कब तक? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल्यावस्था सामान्य तौर पर 12 वर्ष तक होती है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, कभी कभी 12 वर्ष, कभी 13 वर्ष, कभी 11 वर्ष करके पूछेगा, तो जो 12 के सबसे समीप होगा वही उत्तर मार दीजिएगा। अगर 12 है तो 12 मारिएगा, 12 के समीप 11 या 13 है तो 13 मारिएगा, कोई टेंशन भी ना लिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था के भी 2 भाग होते हैं, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के बीच होती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच की होती है सामान्यतः। ठीक है, तो इतना डिटेल में भी आपको पूरा रटा होना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब कोर्स में आप जाएंगे, वीडियो क्लास अगर ज्वाइन कर रहे होंगे एनालाइजर में, जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, रट के पढ़ जाना है, बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, रटा रटाया ज्ञान ही आएगा। जो प्रश्न पढ़ा दिया वही आएगा, सेम टू सेम प्रश्न पूछा है, इस बार ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन बताइए। उत्तर बाल्यावस्था का समय सालापूर्व समय भी कहलाता है? नहीं, उत्तर बाल्यावस्था का समय सालापूर्व समय नहीं कहलाता। उत्तर बाल्यावस्था का समय चिंतन का समय कहलाता है। इस समय बच्चे शाला जाने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो सालापूर्व कैसे हुआ? सालापूर्व समय कौन सा होगा? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा वो सालापूर्व समय होगा, और इसकी आयु जो होगी 2 से 6 वर्ष की होगी, और 6 वर्ष के बाद वो स्कूल जाने लगेगा, और 6 वर्ष में जब स्कूल जाने लगेगा तो उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश भी कर चुका रहेगा। तो पहला कथन गलत। दूसरा कथन, 6 से 12 वर्ष तक का काल प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाता है? नहीं, 6 से 12 वर्ष नहीं, 2 से 6 वर्ष का समय प्रारंभिक बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष का समय उत्तर बाल्यावस्था। तो यहां पर 6 से 12 पूछा है, दूसरा कथन भी गलत। तीसरा कथन, उत्तर बाल्यावस्था में हम उम्र बच्चों के साथ बच्चे के संबंध अधिक सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात दोस्ती बढ़ जाती है अपने उम्र के लोगों के साथ, बच्चों के साथ। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, किशोरावस्था। जब बच्चा बाल्यावस्था से निकल करके आगे बढ़ता है तो उसकी उम्र किशोरावस्था की होती है, और किशोरावस्था की उम्र सामान्य तौर पर 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच की होती है। क्लियर है? चूंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास के अंतर्गत विकास तो वैसे सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहेगी, लेकिन आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कुल मिला के आपको 8वीं क्लास तक का ही पढ़ना है जो पढ़ना है। तो वहां तक 8वीं क्लास तक बच्चा सामान्य तौर पर 14-15 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से किशोरावस्था की आगे की चीजें आपको नहीं पढ़नी। वैसे बाल विकास में आप किशोरावस्था से आगे की चीजें भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये है किशोरावस्था, सॉरी बाल विकास में किशोरावस्था से आगे की चीजें भी पढ़ सकते। किशोरावस्था, अगली अवस्था किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की होती है। पहला नंबर पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। दूसरा, इस अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन मतलब बहुत तीव्र परिवर्तन, बहुत तीव्र परिवर्तन। इसे विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल कौन सा है, एक क्वेश्चन हो गया। क्रांतिकारी परिवर्तन वाला समय कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछता है। यह अवस्था यौवन आरंभ, यौवन के आरंभ से शुरू होती है, या इस अवस्था में यौन आरंभ शुरू हो जाता है, इसलिए यौन आरंभ की अवस्था भी इसको कह सकते हैं आप। लगभग 11 से 14 वर्ष के आसपास की अवस्था यौन आरंभ कहलाती है, जब शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई बहुत तेजी से बढ़ेगा, वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, लड़कियों का जो वक्ष स्थल होगा, बुक्स जो होगा वो बहुत तेजी से बड़ा होगा। लड़कियों में यौवन का आरंभ लड़कों की अपेक्षा पहले हो जाता है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लड़कियां लड़कों से पहले लड़कियों के अंदर यौवन आरंभ हो जाता है। इसीलिए तो आप देखते हैं लड़कियों और लड़कों की उम्र में क्या बोलते हैं, शादी की उम्र में गैप भी रखा जाता है। लड़कियां छोटी रहती है, लड़का बड़ा रहता है।
तेज शारीरिक परिवर्तनों के कारण संवेदना के स्तर का पुनः समायोजन की अवस्था होती है, यानी तेज शारीरिक परिवर्तन होगा, हार्मोनल चेंज होगा, तो हार्मोनल चेंज होने की वजह से संवेदनाएं भी बहुत ज्यादा तेजी से कोई संवेदना बढ़ेगी। बहुत गुस्सैल होते हैं इस अवस्था में बच्चे, गुस्सा करते हैं, अहम की बात होती है, अरे मैं हूं, ऐसा टाइप का। इस उम्र में हम उम्र साथी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और किशोर अपने समूह के नियमों और संहिता का पालन भी करते हैं। समूह के प्रति निष्ठा और गर्व की भावना प्रबल होती है। इसी में आप देखेंगे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कोई खेल खेलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, तो सामने एक ग्रुप बन जाता है, दूसरे तरफ दूसरा ग्रुप बन जाता है। यही कभी कभी तो हम उम्र व्यक्तियों की मान्यताएं परिवार की मान्यताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था में आप देखेंगे कि एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक विवाद एक तरीके से देखने को मिलता है। क्या कि ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में बच्चों को लगता है कि उनके दोस्त जो सलाह दे रहे हैं वही सलाह सही है, उनके परिवार वाले जो सलाह दे रहे हैं वो सलाह गलत है। तो ये वही अवस्था है। कभी कभी हम उम्र व्यक्तियों की मान्यताएं परिवार की मान्यताओं से भी ऊपर हो जाती है, तब वो अपने परिवार के लोगों को दुश्मन मानने लगता है। अपने दोस्त जो होते हैं वही उसके सच्चे साथी या सच्चे जो मित्र होते हैं वही रह जाते हैं। यह आधारहीन आत्मचिंतन की अवस्था। आधारहीन आत्मचिंतन की अवस्था कहने का मतलब क्या है कि किशोरावस्था में चिंतन बहुत ज्यादा तीव्र गति से चेंज होता है। मतलब कुछ इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये वो अवस्था होती है जब बच्चे यौन अवस्था का आरंभ हो जाता है, और जब यौन अवस्था का आरंभ होता है तो यौन आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ता है। उसी से मैं एक उदाहरण बताने की कोशिश करता हूं कि ये वो समय है जब बच्चे किसी लड़की से लड़का किसी लड़की से मिलता है तो सीधा सीधा शादी और बच्चे तक सोच लेता है कुछ भी नहीं लेकिन सोच पूरा लेता है। इसी चीज को कहते हैं आधारहीन। आधार नहीं है लेकिन सोच लेता है पूरा। ठीक, आत्मचिंतन करता है लेकिन बिना आधार के करता है, कोई बिना ठोस प्रमाण के करता है, यानी अनप्लान्ड सोच, अनप्लान्ड आत्मचिंतन इस अवस्था में होता है। किशोरों में परस्पर विरोधी आशाएं रखी जाती हैं, अर्थात कभी तो उनके बड़ों की तरह व्यवहार की अपेक्षा की जाती है तो कभी उन्हें बच्चे समझकर बर्ताव किया जाता है बड़ों के द्वारा। इस अवस्था में उन्हें व्यवसाय भी चुनना होता है और संभवतः विवाह के लिए भी तैयार होना पड़ता है। किशोरावस्था के दौरान विचार और विकसित तथा अधिक जटिल हो जाते हैं। किशोर अलग अलग परिस्थितियों को समझ सकते हैं और संभाल भी सकते हैं। वे अमूर्त समस्याओं के विषय में सोचकर उनका समाधान कर सकते हैं। अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा। ये सब उन भूमिकाओं और दायित्वों की तैयारी करने में किशोरों की मदद करते हैं जिनकी वयस्क होने पर उनसे अपेक्षा की जाएगी। एक प्रश्न देख लेते हैं, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सा है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आत्मधीन चेतना अवस्था, आधार युक्त चेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर करिए। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सा है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचिंतन की अवस्था, आधार युक्त आत्मचिंतन की अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। तो सबसे पहली बात, परंपराओं को ये बच्चे धारण करना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि जो परंपराएं हैं पुरानी, जो रीति रिवाज है वो सब बेकार है। इसी अवस्था में लगता है उनके दोस्त उनके सच्चे साथी हो जाते हैं या फिर सच्चे हितैषी हो जाते हैं। ठीक, तो ये अवस्था जो होती है परंपराओं को धारण करने की नहीं बल्कि परंपराओं को ये तिरस्कृत करते हैं। तो पहला कथन तो हमने किशोरावस्था की विशेषताओं में पढ़ा ही। दूसरा कथन पढ़ा है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, ये पढ़ा है, लेकिन ये होगा या नहीं होगा ये भी चीज अभी हम देखेंगे। तीसरा है आधार युक्त आत्मचेतना, ये भी आधार युक्त आत्मचेतना होता नहीं। स्व केंद्रित अवस्था, ये भी हमने नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर बी है जो एक विशेषता है किसका? किशोरावस्था का। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है
कि किशोरावस्था में चरित्र का निर्माण आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के कहना यह चाहता है ये प्रश्न कि किशोरावस्था में किसी का चरित्र किस प्रकार से बदलता है, तो वो आधारहीन चेतना की वजह से वह गलत चरित्र का निर्माण कर सकता है। यही चीज ये प्रश्न पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं समाज में एक अच्छा चरित्र माना जाएगा कब, जब वो समाज के मान्यताओं के हिसाब से या समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से व्यक्ति व्यवहार करे, नहीं तो फिर उसका चरित्र बुरा माना जाएगा। जैसे नमस्ते करना है बड़ों को, नमस्ते नहीं किया तो उसका चरित्र बुरा हो गया, ठीक। उसी प्रकार से आप देखें, अगर आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, और मैंने एक उदाहरण लड़का और लड़की वाला दिया था कि जब एक लड़का एक लड़की से, एक लड़की एक लड़का से मिलता है तो कुछ है नहीं, आधार कुछ भी नहीं, लेकिन वो शादी से लेकर बच्चे तक सोच लेते हैं कि हम शादी करेंगे और फिर बच्चे पैदा करेंगे, ये सारी चीजें सोच लेते हैं, ठीक। अगर मान लेते हैं लड़का लड़की दोनों राजी हो गए और दोनों भाग गए, समाज उनका चरित्र कैसा देखेगा कि उनका चरित्र खराब चरित्र है, अच्छा चरित्र नहीं है। और यही बात कहना चाहता है ऑप्शन नंबर बी, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर है? चलिए अगला कुछ और चीज देखते हैं। 18 वर्ष की उम्र के बाद किशोर व्यक्ति कहलाता है। एक व्यक्ति को वयस्क मानने के लिए भिन्न भिन्न मापदंड हो सकते हैं। एक मापदंड आर्थिक सामर्थ्य और दूसरा वैवाहिक जीवन प्रारंभ करना हो सकता है। आर्थिक रूप से संपन्न हो गया तो कहेंगे कि ठीक है ये वयस्क हो गया, मतलब किशोरावस्था क्रॉस कर गया। विवाह कर लिया तो भी किशोरावस्था क्रॉस कर लिया। परंतु एक और कुछ परिवार में व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र तक भी माता पिता पर आर्थिक रूप से आश्रित रहते हैं, तो दूसरी ओर कुछ परिवारों में वयस्क होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है, वे व्यवसाय में जुट जाते हैं। तो कुल मिला के कहना यह चाहता है कि ये कुछ उसका अपवाद हो सकता है। 25 वर्ष के आप तो 30-30 वर्ष तक एग्जाम की तैयारी करते हैं और घर से पैसा मंगाते हैं ना। आपसे में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 35 वर्ष, 40 वर्ष, 38 वर्ष के होंगे जो तैयारी कर ही रहे हैं। यही वयस्कता की सामाजिक और कानूनी परिभाषा भी। उदाहरण, एक भारतीय 18 वर्ष की उम्र में मताधिकारी हो जाता है तो फिर वो वयस्क हो गया। कानूनी तौर पर लड़कों और लड़कियों के विवाह की उम्र क्रमशः 21 और 18 वर्ष है, तथापि वयस्क किशोरावस्था तथा शारीरिक परिवर्तन लगभग पूरे हो चुके होते हैं और व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। बच्चों को यह याद रखना चाहिए कि अवस्थाओं का यह विभाजन कड़ा नहीं है। कड़ा नहीं है मतलब जरूरी नहीं कि कोई 18 वर्ष की उम्र में ही किशोरावस्था को पार कर जाए। किशोरावस्था के बहुत सारे लक्षण उसके में 19 वर्ष की उम्र में भी दिख सकते हैं, 20 वर्ष की उम्र में भी देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि 17 वर्ष की उम्र में ही किशोरावस्था की सारी जो विशेषताएं हैं वो खत्म हो जाए, यानी 17 वर्ष की उम्र वो क्रॉस करे, वैसे ही वो वयस्क की श्रेणी में आ जाए। कहते हैं ना, जिम्मेदारी बच्चों को बड़ा कर देती है। किशोरावस्था में क्या है? किशोरावस्था में एकदम अल्हड़पन है, हवाबाजी है, आसमान में उड़ रहे हैं, पूरा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास माता पिता है, घर परिवार है, आर्थिक रूप से संपन्न है, सारी चीजें। कोई 15 वर्ष के बच्चे से आप बात करिए जो किशोरावस्था में, जो सामान्य परिवार से, उसकी बातों में और एक वयस्क है उसकी बातों में अंतर दिखेगा। वयस्क मतलब जो 18, 20, 22 साल का है उसकी बातों में अंतर दिखेगा। जो 15 वर्ष का है उसकी बातें एकदम आधारहीन रहेगी, हवाबाजी वाली रहेंगी। लेकिन जो 22 साल का है, 23 साल का, उसका बात जो होगा थोड़ा तथ्य वाला हो। लेकिन वही 15 साल का बच्चा जिसके माता पिता नहीं है, उसके घर में एक छोटी बच्ची है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, चाय की दुकान चलाता है, छोटा सा दुकान खोला है, पैसा कमाता है, घर चलाता है। अब उसकी बात सुनिए, उसकी बातें 15 साल के उस बच्चे की तरह आधारहीन नहीं होगी। उसकी बातों में तथ्य होगा, उसकी बातों में मजबूती होगी, उसको दुनिया की समझ होगी। तो कोई बच्चा कम उम्र में भी किशोरावस्था को पार कर लेगा, कोई बच्चा अधिक उम्र तक भी नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि
14-15 साल की उम्र में ही पैसा कमाने लगेंगे, आर्थिक रूप से सशक्त होने लगेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 25-30 साल तक भी तैयारी करते रहेंगे, तैयारी या आर्थिक रूप से आश्रित रहेंगे लोगों पर। तो उसी को कहना चाहता है कि ये जो अवस्थाएं हैं उनका विभाजन कठोर नहीं है, या फिर एक तरीके से कड़ा विभाजन नहीं है। ऐसा परिवर्तन कर्मिक और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें वो जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। अद्यपि यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप से घटित होती है, लेकिन क्रम क्या होगा, भले ही भिन्न भिन्न रूप से घटित होगा, लेकिन हर बच्चे में पहले गर्भावस्था आएगा, शैशवावस्था आएगा, बाल्यावस्था आएगा, उसके बाद किशोरावस्था आएगा। हालांकि किसी में शैशवावस्था की आयु 2 वर्ष की जगह पर 3 वर्ष हो जाएगी, बाल्यावस्था की आयु 2 से 12 वर्ष की जगह पर 2 से 13 वर्ष हो जाएगी, लेकिन किशोरावस्था की आयु 12 से 18 की जगह में 12 से 20 वर्ष के बीच हो जाएगी। लेकिन क्रम जो होगा वो यही क्रम होगा, पहले गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। क्लियर है? तो इसी चीज को कहना चाहता है कि यद्यपि यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप से घटित होती है। आजकल विकास के अध्येता यह नहीं मानते कि किशोरावस्था बीतने के साथ ही परिवर्तनों का अंत हो जाता है, वे विकास को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। विकास के इन सभी कालखंडों में होने वाले बदलाव शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनाओं प्रक्रियाओं का समेकित परिणाम होते हैं। प्रश्न देख लेते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था होगी, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था होगी, भी पढ़ाया भी है। कौन सी अवस्था हो जाएगी तनाव और क्रोध की अवस्था? किशोरावस्था। इस बच्चे में इस समय बच्चों के अंदर कुछ बाल्यावस्था के गुण होंगे, कुछ किशोरावस्था के गुण होंगे। उनको पता नहीं चलेगा कि अब मेरे को क्या करना है, मन में तनाव होगा, अधिक क्रोधी होते हैं इस उम्र में बच्चे। ये सब चीजें बताया तो हूं अभी। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास शीघ्र होते हैं? कौन सी अवस्था में होते हैं? अगर आपसे पूछता कि शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और इसमें एक ऑप्शन रहता है शैशवावस्था, तो आप उसको सही मान लेते, ठीक, शैशवावस्था को सही मान लेते। लेकिन पूछता है शारीरिक के साथ मानसिक और संवेगात्मक विकास भी, तो कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शब्दों को पढ़ करके ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैंने पढ़ाया है आपको कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ऐसा सोच करके इसमें अगर एक ऑप्शन शैशवावस्था दे दिया, अभी तो आपने किशोरावस्था पढ़ा है इसलिए आपको लगेगा, शैशवावस्था दे दिया तो आपको लगेगा शारीरिक विकास तेजी से हो रहा है तो यही शैशवावस्था मार देता हूं, लेकिन गलत हो जाएगा। पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, और ये सब किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। अगला एक प्रश्न देखने से पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। किशोरावस्था के मुख्य गुण देखें तो तीव्र शारीरिक विकास होगा, बदलाव शरीर में परिवर्तन बहुत तेजी से होगा, संवेगात्मक विकास तीव्र गति से होगा, यौवन का आरंभ हो जाएगा, भूमिकाओं और दायित्वों का निर्वहन करने की क्षमता आने लगेगी या निर्वहन करना चाहेंगे। इसके अलावा साथी समूह इसमें विशेष होते हैं। किशोरावस्था में की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा होगा? विकास, परिवर्तन, समायोजन या अस्थिरता। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? इसमें बहुत तीव्र गति से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, यानी परिवर्तन होता है, यानी बदलाव होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। छोटा वीडियो है ये, बाकी क्रम से चल ही रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन, परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं कौन सी अवस्था होगी? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। प्रश्न फिर से पढ़ता हूं, इसका 2 उत्तर आप ले सकते हैं। प्रौढ़ावस्था यानी वयस्क, इसको वयस्क मानेंगे तो इसके 2 उत्तर हो जाएंगे। लेकिन फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन, परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं, यानी शुरुआत होता है, तब की बात की जा रही। परिवर्तन यानी शुरुआत हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरा अवस्था। ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है? ठीक ऐसे ही शब्दों को पढ़ पढ़ के जो पढ़ाते हैं वो जब प्रश्न में पूछता है तो आपको लगता है प्रश्न घुमावदार पूछ दिया, लेकिन जब तक आप शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, शब्द ही मेन घुमावदार होने का मतलब क्या है? शब्द का अपरिचित होना या शब्द का अस्त व्यस्त रूप से रखा जाना, यही कारण होता है घुमावदार प्रश्न का। तो अगर शब्द आपने पढ़े हैं अस्त व्यस्त रखा हुआ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं पढ़ के 2-3 बार। क्लियर है? चलिए, तो ये तो था सारी चीजें जहां पर हमने बात की। क्लियर है? और इसके अलावा एक बात और मैं आपको कह देता हूं, वो ये है कि सहायक शिक्षक या शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन कोर्स हमारे यहां उपलब्ध है, जिसका फीस है 3,999 रुपए, लेकिन ऑफर में 2,499 रुपए में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं वही सारा कंटेंट पढ़ाऊंगा जो कंटेंट बिल्कुल आएगा, बिल्कुल समस्या नहीं लेना है, रट के पढ़ जाना है। सीजी टेट वालों को पता है, पढ़ लिया है, बाकी आप वीडियो देखिएगा, एनालिसिस किया सीजी टेट का। ठीक, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करें। तो 3,999 रुपए फीस है, ऑफर में 2,499 रुपए है, लेकिन शुरुआती लिमिटेड स्टूडेंट के लिए होगा ऑफर। तो जो लोग पहले ज्वाइन करेंगे उनको ये 2,499 रुपए में मिलेगा। इस कोर्स के साथ वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सारी चीजें होंगी। कोर्स की वैलिडिटी जो होगी एग्जाम तक होगी, यानी एग्जाम में लेट लतीफी होता है तो भी आपका कोर्स चलता रहेगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 064 21 014। इस नंबर पे व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको सहायक शिक्षक का लेना है तो शिक्षक का लेना है तो सहायक शिक्षक का लेना है तो सहायक शिक्षक लिख के, शिक्षक का लेना है तो शिक्षक लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आपको मैसेज करेंगे, आपको अगर ऑफर में रहेगा 2,499 में तो फीस बताएंगे, आप पेमेंट करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, व्हाट्सएप में ही पेमेंट डिटेल मिलेगा, फिर आपको कोर्स व्हाट्सएप टीम वाले ज्वाइन करवा देंगे। और एक विशेष बात यह है कि जो 2,499 रुपए फीस है वो एक कोर्स का है, सहायक शिक्षक का या शिक्षक का, दोनों का फीस अलग अलग है, सेम फीस है दोनों का। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम कभी भी हो जाएगा, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, आपको समय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। पिछले साल अप्रैल में आंदोलन हुआ, 9 अप्रैल को, मैं एक छोटी सी कहानी बता, 9 अप्रैल को आंदोलन हुआ, आंदोलन में दौड़ा दौड़ा के पुलिस मारी, हम लोग भी गए थे आंदोलन में, बस लेके, काफी आप लोग चर्चा भी सुने होंगे पिछले बार, और कोई आंदोलन का समाधान नहीं निकला। लग नहीं रहा था कि होगा होगा होगा, जून में एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, पता ही नहीं चला, अचानक से आ गया, तो पता नहीं चलेगा, अचानक से आ जाएगा। तो तैयारी बिल्कुल करते रहिए, जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं या फिर जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे, रट के पढ़िए, प्रश्न वहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, लेकिन रट के पढ़ना पड़ेगा पूरा। मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।